जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। महाशय पासी की एक अलमारी में गए, उसे खोलकर मुड़े और मेरी तरफ दिखाकर कहा, तीसरी चीज है ये। एक लाल कपड़े में मुड़ा हुआ 1 फुट बाई 1 फुट की कोई वस्तु थी। उसे हाथ में लेकर जब मैंने कपड़ा हटाया तो पाया कि एक आईना था जो दिखने में तो साधारण था, मगर उसके चारों ओर की लकड़ी और उस पर बनी कलाकृति उसे बहुत ही सुंदर बना रही थी। मैं तो फूलों ने ही समा रहा था। इसे बेचने पर इसके अच्छे खासे दाम मिल सकते हैं और ये मुझे मिल रही है मुफ्त में। ओहो, आज तक ऐसा सौदा तो मैंने कभी नहीं किया। सामान भी मिला और पैसे भी कमाने का अवसर। आगे मैं कुछ भी ना सोच सका और आईना हाथ में ले लिया। उन्होंने पूछा, तो आप ये आईना ले रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैंने उनके चेहरे के भाव पलटते देखे। उन्होंने मुझसे कहा, तो आज से ये आईना आपका हुआ। मगर एक कहने के दौरान उनके चेहरे में एक अजीबोगरीब भाव थे। वो भाव डर के थे, खुशी के थे, उत्तेजना के थे। ये मुझे समझ नहीं आया, मगर मैं समझना भी नहीं चाहता था। आईना लेकर मैं उनका धन्यवाद कर कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौन गया। मैंने पलटकर कहा, एक बात आपसे पूछ सकता हूं? उन्हें जैसे पहले से पता था कि मैं ये प्रश्न अवश्य करूंगा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बोले, पूछो। ये आपके परदादा के पास आया, वहां से आपके दादा, फिर आपके पिता और आपके पास? नहीं, मेरे परदादा से मुझे मिला। मगर आपके परदादा टॉरस से? हम टॉरस के ही वंशज हैं, इसीलिए वंश में एक के बाद एक से होते हुए वह वस्तु मेरी तक आई है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित था। कहां 15वीं सदी का लंदन और कहां भारत। व्यक्ति कहानियां बहुत अच्छी बनाता है। खैर, जो भी है, मुझे तो मतलब था सामान और कीमत से। हाँ, तेरे लिए एक कहानी का अच्छा प्लॉट मिल गया था, इसीलिए तुझे बुला लिया। तभी नौकर ने आकर कहा, बाबू, दुकान बंद कर दे क्या? घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। रमेश ने कहा, हाँ, तुम बंद करो, मैं गोदाम बंद करके आऊंगा, तुम लोग जाओ। रमेश जैसे ही राजू की तरफ देखा, वो अभी भी एकटक आईने की तरफ देख रहा था। वो बोल पड़ा, रमेश, मैं ये आईना खरीदना चाहता हूं। रमेश चौंक पड़ा। राजू, एंटिक सामान? बचपन से दोनों साथ हैं। ये दुकान उसके पिता चलाते थे, मगर तब से लेकर आज तक कभी भी राजीव ने कोई भी एंटिक सामान खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अरे, अच्छे अच्छे सामान दिखाने के बाद कभी प्यार से मुफ्त में भी नहीं मांगा है, और अचानक ये आईना? राजू ने मुड़कर कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। असली में आज सवेरे ही मेरा एक आईना था, वो टूट गया है, और ये छोटा सा आईना मुझे अच्छा लग रहा है। और रात के इस टाइम जो बज रहे हैं, मार्केट भी नहीं खुला होगा। मुझे आईना खरीद के ले जाना था, मगर मार्केट से नहीं ले सकता, तो चलो यही आईना ले लेता हूं। एक ही बात है, बस कीमत बता, अगर मेरी जेब को सुहाएगी तो ही लूंगा। रमेश बोला, अबे क्या बात करता है, मुझे मुफ्त में मिला है, मैं तुझे मुफ्त में देता हूं। इसे बेचने की कोई बात नहीं है, तू ले जा। कहकर रमेश उसे पैक करने के लिए सामान ढूंढने लगा, और जब नहीं मिला तो वही लाल कपड़े में बांधकर उसे दे दिया। क्यों, ठीक रहेगा? राजू ने कहा, अरे थैंक यू यार।
इसके बाद दोनों राजू के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों ने होटल में डिनर कर लिया। घर पहुंचकर राजीव ने वो आईना बेडरूम के पास ही लगा दिया। कुछ देर तक खड़े होकर उसे एकटक देखता रहा, फिर अपने कंप्यूटर पर आ गया, आगे लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते रात के करीब 12 बज गए। अचानक उसके कानों में आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा है। ध्यान से सुनने की कोशिश की तो हां, कोई फुसफुसा ही रहा था, और वो फुसफुसाहट आ रही थी बेडरूम से। और गौर से सुना तो जो कुछ भी बोला जा रहा था वो न तो हिंदी में था, न अंग्रेजी में, और न ही किसी जानी हुई भाषा में। ये तो ग्रीक शब्द थे जो उसके कानों में आ रहे थे। ग्रीक भाषा में बेडरूम में कोई बोल रहा है। वो धीरे धीरे बेडरूम की ओर चल पड़ा। बेडरूम का लाइट उसने बुझाकर रखा हुआ था, इसलिए वहां अंधेरा था। उन शब्दों के बीच उसकी नजर पड़ी आईने पर। आईने का कांच एक बार फिर से पानी की तरह लहर मार रहा था और उसका प्रतिबिंब वैसे ही हिल रहा था। चारों तरफ से वही ग्रीक शब्द उसके कानों में आ रहे थे। अचानक ही आईने ने हिलना बंद कर दिया और उसमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब दिखने लगा, मगर ये प्रतिबिंब राजू का नहीं था। ये प्रतिबिंब था किसी और ही जीव का, जिसका आधा शरीर पुरुष का था, आधा शरीर स्त्री का, और सिर की जगह लगा हुआ था भेड़ का सर, जिसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थी और सिर पर सींग गोलाकार रूप में मुड़ा हुआ था। उसने राजू को देखकर एक अजीबो गरीब हंसी हंसी। अचानक ही राजू ने देखा जो शब्द उसके आसपास गूंज रहे थे वही आईने के कांच पर भी लिखा रहे थे। अंदर से उस आकृति ने राजू की तरफ उंगली दिखाई और किस भ्रम में पड़कर पता नहीं राजू ने उन शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया। एक अजीब से भान में बंधा हुआ राजू शब्दों को पढ़ा चला जा रहा था। ओ काकोस नियोस, ओ काकोस डेमोन, मीरथे नीरा वीरा नियाखते। Ogabos nios, ogabos demon, virate niamate. अगले ही पल ऐसा लगा जैसे वो भेड़ का चेहरे की आंखें और तेज आंख से जलने लगी। राजू को लगा जैसे उसके चारों ओर धधकती आग, चीखते पुकारते लोग और भयानक परिदृश्य निर्मित हो गया है। वो इस धरती पर नहीं है बल्कि खिंचा चला जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है भयानक नरक की आग में। वो इस धरती पर नहीं रह सकेगा, वो इस धरती का प्राणी नहीं रह गया है। और अगले ही पल लड़खड़ा कर वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आंखें खुली तो खुद को कंप्यूटर टेबल पर ही पाया, मगर वो उठकर तो गया था। घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इतनी देर तक वो बेडरूम में था, मगर घड़ी में समय रुक गया था या घड़ी खराब हो गई थी? उसे कुछ समझ में नहीं आया। बेहद थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। पिछले 3-4 दिनों से घर का काम करने वाला छुट्टी पर था। उसके बेटे की तबीयत खराब थी। अब
पिछली शाम को ही उसका फोन आया था कि आज वो आएगा। कॉलिंग बेल की आवाज राजू के कानों पे पड़ी, मगर थकान और आलस्य की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। बेल की आवाज अब दरवाजे की खटखटाहट में बदल चुकी थी। थका कर राजू उठकर गया, दरवाजा खोला, नौकर से देखकर बोला, अरे बाबू, ये क्या हाल हो गया है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? टरकाने के अंदाज में राजू बोल पड़ा, हाँ। जाकर वो बेड पर लेट गया। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात में जो कुछ उसने देखा था वो क्या था। इसके बाद नहाने, खाने और काम करने में वो लग गया। धीरे धीरे रात की बात वो भूलता सा जा रहा था, मगर रह रहकर बीच में बात याद आ जाती थी। काम में लगने की वजह से थकान धीरे धीरे दूर हो रही थी। शाम की चाय देकर नौकर घर चला गया। धीरे धीरे रात घिरने लगी थी। राजू के मन का डर बढ़ने लगा। क्या आज की रात भी वो आएगा? क्या पता। आज जल्दी ही खा पीकर वो सो गया था, मगर ठीक रात को एक बार फिर से कमरे में वही फुसफुसाहट आने लगी। राजू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। आईने के सामने खड़े होते ही उसने देखा, आईने का कांच एक बार फिर से पानी की लहर की तरह लहरा रहा है। उसकी परछाई धुंधली सी होती जा रही है और धीरे धीरे उसकी परछाई की जगह आईने में उठी एक और परछाई। ये तो सोमनाथ बाबू थे, मगर वो आईने के अंदर क्या कर रहे हैं? सोमनाथ के चेहरे में कोई भी भाव नहीं थे। वो एक टक राजीव को देख रहा था कि अचानक राजीव को दिखा उसके पीछे वही भयानक जीव खड़ा है। और तभी उस जीव ने एक रस्सी सोमनाथ बाबू के गले में लपेट दी। सोमनाथ बाबू बिना किसी प्रतिकार के रस्सी को गले में लगाए रहे। उस जीव ने राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखें भयानक तौर पर जल रही थी। उसने रस्सी आला हाथ हवा में उठाना शुरू किया और एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। अगले ही पल राजीव ने देखा सोमनाथ बाबू धीरे धीरे जमीन से हवा में लटकने लगे हैं। उनके पैर फड़फड़ा रहे हैं। अपने हाथों से वो अपनी गर्दन को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आंखें बाहर निकल रही है, जीभ बाहर लटक रहा है और मुंह से खून निकलने लगा है और कुछ ही पलों में उनका शरीर स्थिर पड़ गया और इसके साथ ही धीरे धीरे आईने से सारी आकृतियां गायब हो गई। राजू को याद आया, महेश ने बताया था कि उस आदमी ने कहा था कि ये यंत्र शैतान को यहीं रोक कर रखने के लिए बलि लेते हैं। इसका मतलब 3 लोगों की मौत होगी, जिनमें से पहली मौत सुरेंद्र बाबू की है। हड़बड़ाकर राजीव दौड़ा और मजुमदार साहब का नंबर डायल किया, मगर रात के 2 बजे कौन उसका कॉल रिसीव करता। कई बार कॉल करने के बाद भी जब कॉल रिसीव न हो तो वो चुपचाप बिस्तर में आकर सो गया। अगली सुबह एक बार फिर से उसने मजुमदार साहब को कॉल किया। हेलो, हाँ लेखक महोदय, क्या हुआ? कल रात को भी आप कॉल कर रहा था। जी, आपके यहाँ वो सुरेंद्र बाबू काम करते हैं? हाँ, अरे उनका थोड़ा तबीयत खराब है, छुट्टी पे है। वैसे सब ठीक है ना?
क्या हुआ? आपसे कुछ टाका पैसा लिया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मार्केट में उनका रेपुटेशन बहुत खराब, कभी मांगे तो मत देना। असली में पत्नी बीमार, 2 छोटा बच्चा है, परिवार चलाने में बेचारा घबरा गया है। बहुत सा पैसा मार्केट से उधारी करके बैठा है। एक बार तो ऑफिस में भी तागादा करने लोग आ गए थे। मैंने कड़ाई से जब उसे डांटा तो सब बंद हुआ। वैसे आदमी बड़ा अच्छा है, दुखी है, इसीलिए ऑफिस में रखा है। और आपका तबीयत कैसा है? अभी का मौसम में शहद और बाकी की बातें सुनने से पहले ही राजीव ने फोन काट दिया। तो सब कुछ ठीक है तो कल रात को क्या उसे भ्रम हुआ था? जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था? सोचते सोचते परेशान हो गया राजीव। नौकर आ चुका था। दिन भर काम में लगे रहने की वजह से दिमाग उतना प्रभावी नहीं हुआ, मगर जैसे ही रात घिरने लगी, राजीव का डर एक बार फिर से बढ़ने लगा। आज रात को क्या दिखेगा? मगर काफी रात हो जाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजीव सो गया। पिछले 2 रातों से जो कुछ हुआ था उसकी वजह से बहुत थक गया था। आज की रात कुछ भी होने पर बड़ी गहरी नींद आई। नींद टूटी मोबाइल की घंटी से। हालांकि आलस्य में उसने मोबाइल उठाया नहीं, मगर लगातार 3-4 बार कॉल आने की वजह से जब उसने मोबाइल स्क्रीन देखा तो मुजुमदार साहब का कॉल था। कॉल रिसीव करते ही उसका सारा आलस्य, सारी नींद गायब हो गई। उधर से मुजुमदार साहब ने कहा, लेखक महोदय, अरे वो सुरेन बाबू ने काल रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आप उस दिन उनका बारे में पूछ रहा था तो मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। क्या? कैसे? अरे लोगों से उधारी किया था, बताया था ना। काल तागादा करने वाले लोग आकर बहुत उधम मचाए, मोहल्ले वालों के सामने उनको बहुत अपमानित किया, उनका पत्नी को भी बुरा भला कहा। लगता है वो ग्लानि नहीं सह पाए और आत्महत्या कर ली। सुनकर राजीव जैसे आसमान से गिरा। मतलब जिसे वो केवल भ्रम समझ रहा था वो भ्रम नहीं, एक सच्चाई है। इसके बाद 2 मौतें और होंगी। मगर ये सब है क्या? वो शब्द जो उसे सुनाई देते हैं वो क्या है? वो उस दिन जो उसने पढ़ा था वो क्या है? तभी उसकी नजर गई कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंटरनेट पर इसे अगर सर्च किया जाए तो? हाँ, उसने तुरंत ही कंप्यूटर ऑन किया, इंटरनेट चालू किया और पहला शब्द क्या था? ओ काकोस शब्द। गूगल पर लिखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आगे के बारे में विकिपीडिया में जो कुछ भी लिखा था उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। वो असल में मंत्र था, शैतान को जागृत करने का और उसके जरिए शैतान से काम करवाने का। तो क्या अनजाने में उसने शैतान को जगाने का मंत्र पढ़ लिया है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो किस चक्कर में फंस गया? क्या करे वो?
रमेश से बात करे? अरे वो तो उस एंग्लो इंडियन आदमी की बातों पर ही विश्वास नहीं कर रहा था, फिर इसकी बातों पर क्या विश्वास करेगा? उसे पागल समझेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। आज नौकर फिर से छुट्टी पर था। दिन भर राजू पागलों की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे जाता रहा, कभी इधर लेटता रहा, कभी उधर लेटता रहा। कहानी लिखने का उसका मन नहीं किया, बस पुरानी लिखी कहानी को ही पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा रात के आने का, क्योंकि आज रात वो दोबारा आने वाला था। ठीक रात के 12 बजे एक बार फिर से वही शब्दों की फुसफुसाहट से कमरा भर गया। आईने का कांच वैसे ही लहराने लगा और अब की बार उसमें प्रकट हुई एक आकृति 10-12 साल के बच्चे की। ये बच्चा तो वो पहचानता है। अरे ये तो उसके नौकर का बच्चा है जो पिछले कुछ दिनों से बीमार है। और तभी उसके पीछे प्रकट हुआ वही शैतान उसी खूंखार हंसी के साथ। उसने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाकर हवा में लहराने लगा, उसे निचोड़ने लगा और बच्चा खून की उल्टियां करने लगा। नहीं नहीं, खून की उल्टियां करता हुआ बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया और इसके साथ ही आईने से वो परछाई खत्म हो गई। इसका मतलब अगली बली नौकर के बेटे की है। मैं क्या करूं? तभी राजू को समझ में आया कि आईने में अक्स देखने के 1-2 दिन बाद वो घटना वास्तव में होती है। उसे अगली सुबह उठकर ही तुरंत नौकर को फोन लगाया, मगर कॉल रिसीव किया उनके एक पड़ोसी ने। आस पास से आ रही रोने की आवाज से वो समझ चुका था कि इस बार बिना समय दिए ही सब कुछ तबाह हो गया। उस व्यक्ति ने बताया कि नौकर की बीवी कमरे के पास ही बैठकर हंसिए से सब्जी काट रही थी। बच्चा कुछ लेने के लिए उठा और किसी को न देखकर कमरे के बाहर आने लगा, मगर बुखार की कमजोरी की वजह से चक्कर खा गया और हंसिए के ऊपर गिर गया और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और खून की उल्टियां करता हुआ वो मौत को प्राप्त हो गया। राजू पागलों की तरह हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे इस बलि को रोके। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। काश उस रात उसने आईने को देखकर वो शब्द नहीं कहे होते, काश उसने ये आईना ही अपने साथ नहीं लाया होता तो। मगर उसे ये सब कुछ रोकना होगा। अगर ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है तो रुकेगा भी उसकी वजह से। अगली रात के आने का वो इंतजार करने लगा और जैसे ही रात आई वो परछाई उसके सामने आई, खूंखार तरह से हंस पड़ा। मुझे देखना है खून, ढेर सारा खून देखना है मुझे। हाँ, मुझे खून देखना है, दिखाओ मुझे खून। एक दो दिन बाद राजू के घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो बेडरूम में बेड के ऊपर राजू की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे में ढेर सारे आईने के कांच गड़े हुए थे और पास ही पड़ा हुआ था एक टूटा हुआ लकड़ी का आईने का फ्रेम। पुलिस को समझ में नहीं आया ये हत्या है या आत्महत्या, मगर हाँ, पिछले 1-2 दिनों से किसी भी पड़ोसी ने राजू को बाहर नहीं देखा था। राजू के डायरी में सबसे पहले रमेश का नंबर मिलने की वजह से रमेश को कॉल किया गया। राजू का फोन और लैपटॉप भी अजीब तरह से बंद हो गए थे, जिसे पुलिस ने अपने साथ ले लिया था।
सुनकर रमेश तो जैसे पागल सा हो गया। राजू मर गया? पिछले 1-1.5 हफ्ते से उसकी राजू के साथ मुलाकात नहीं हो पाई थी। कुछ ऑक्शन के काम की वजह से वो व्यस्त था, सामान की खरीदारी में गया हुआ था। जिस दिन से राजू आईना लेकर गया था उसके बाद से उसकी बात भी नहीं हो पाई थी, और अचानक ही ये सब। पुलिस इंस्पेक्टर ने रमेश से पूछा, आपके मित्र की कुछ मानसिक स्थिति खराब थी क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ उससे बड़ा अजीब लग रहा है। नौकर ने बताया था कि वो अजीब अजीब सी बातें करते थे, घबराए से रहते थे। इवन उनकी बेटे की मौत के बाद उसने कॉल करके भी पूछा था कि उसका बेटा ठीक है कि नहीं। रमेश कुछ समझ में नहीं पा रहा था। पोस्टमार्टम के बाद लाश लेकर कुछ लोगों को इकट्ठा कर रमेश शमशान घाट की ओर चल पड़ा। वहां पर मजुमदार साहब भी आए थे। बातों ही बातों में मजुमदार साहब ने बताया कि राजू अचानक सुरेंद्र बाबू के बारे में पूछ रहा था, और उनकी मौत की खबर आते ही वो काफी घबरा भी गया था। सुनकर राकेश को विश्वास नहीं हुआ। तो क्या सच में उस आईने में कुछ था, और राजीव ने उस आईने को अपने ऊपर तोड़कर अपने खून की तीसरी बलि देकर सब कुछ बंद किया? अगर आईना तबाह हो चुका है तो भी 2 चीजें आज भी विद्यमान हैं जो समय समय पर अपने लिए बलि लेती जाएंगे। वो बड़ी सी घड़ी और वो किताब। तो क्या शैतान उनके माध्यम से अपनी खून पीने की प्यास जारी रखेगा?